Hello, ji, assalamu alaikum viewers. Those who are with me in this class and those who are watching me on the YouTube, a very warm welcome to each and everyone. Thank you for watching this channel. We are talking about the ज़ियाउल हक era और ज़ियाउल हक के era में हमने पिछले पार्ट में जो बात की, पिछले सेशन में वो हमने इस्लामाइजेशन के बारे में बात की, फेडरल शरिया कोड के बारे में बात की, ज़कात ऑर्डिनेंस के बारे में बात की और हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामिक स्टडीज को कैसे कंपलसरी किया और उसके क्या फायदे और क्या नुकसानात थे। ठीक है, ये वो चार फैक्टर्स थे जो हम देख चुके हैं। हमने 14 मार्क्स या 10 मार्क्स के सवाल के लिए सेक्शन 3 में से सेंक्टिटी ऑफ रमजान प्रिजर्व का मामला भी हमने देखा। आप पार्ट 1 में इसको दोबारा देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, और जो हमारी लास्ट सेशन में स्टार्ट भी हो गया था वो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ज़ियाउल हक। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास सबसे पहली चीज है डी नेशनलाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज। इसका मतलब कि इससे पहले शायद ज़ियाउल हक से पहले शायद नेशनलाइज थी। तो नेशनलाइज किसने की थी भाई? कौन था वो शख्स जो नेशनलाइज करके गया था सारी इंडस्ट्रीज को? क्या नाम था उसका? वो थे आपके जुल्फिकार अली भुट्टो। ओके, तो देखो जो नेशनलाइजेशन की थी उन्होंने सारी इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर दिया था, गवर्नमेंट के अंडर कर लिया था। देखो यहाँ पहला पॉइंट तुम्हें क्या बता रहा है, रिड्यूस गवर्नमेंट्स बर्डन सिंस दे बिकेम सिक इंडस्ट्रीज। इसका मतलब शुरू में नेशनलाइजेशन बड़ी जबरदस्त जा रही थी, लेकिन जब भुट्टो का टाइम एंड होता जा रहा था या जिस टाइम पे भुट्टो की गवर्नमेंट एंड हुई उस टाइम पे वो डाउनफॉल में आ गई थी और वैसा रिजल्ट नहीं दे रही थी जैसा उसका स्टार्टिंग में रिजल्ट था। तो जो गवर्नमेंट के ऊपर इतनी जिम्मेदारी आ गई थी तो वो बर्डन रिड्यूस हुआ डी नेशनलाइजेशन के थ्रू। ठीक है, प्लस उनको ऑफर भी हुआ, ऑफर्ड देम टू प्राइवेट सेक्टर्स। बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी फैक्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो कि प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई ये कह के कि भाई अब आप संभालें क्योंकि ये नहीं चल पा रही, ताकि उनकी इंडस्ट्री को रीग्रोथ की तरफ लेकर आया जा सके और इंक्रीज की जाए उसकी प्रॉफिट मैक्सिमाइज, ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सके। ठीक है ना, और प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा तो इवेंचुअली इकोनॉमी चल पड़ेगी। सो एक इकोनॉमिक रिफॉर्म तो ये था कि वो जो सबसे बड़ा था वो ये था कि नेशनलाइजेशन को खत्म करके डी नेशनलाइज कर दिया। डी नेशनलाइजेशन मतलब नेशनलाइजेशन को खत्म कर दिया। जो चीजें गवर्नमेंट ने लेके रखी हुई थी कि भाई ये आपकी फैक्ट्री नहीं है, अब ये हमारी फैक्ट्री है गवर्नमेंट के अंदर, आपको इसमें से कुछ हिस्सा मिलता रहेगा, लेकिन गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, तो गवर्नमेंट ने वो वापस कर दी वो सारी चीजें। फिर एक और चीज है इसमें, इट वाज प्रॉमिस्ड नो फर्दर नेशनलाइजेशन प्लस फेयर कंपनसेशन विल बी अवॉर्डेड। जो वादा कर लिया गया कि अब कोई फर्दर नेशनलाइजेशन नहीं होगी हुकूमत की तरफ से, ठीक है, प्लस आपको जो कंपनसेशन है वो भी दिया जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपसे आपकी इंडस्ट्री या आपकी फैक्ट्री ले ली थी तो आपके शेयर पे भी फर्क पड़ा ना, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि आपको कंपनसेट भी करे। तो ये भी एक बड़ी जबरदस्त चीज थी। इसकी वजह से क्या हुआ, याद है आप लोगों ने जब भुट्टो के बारे में पढ़ रहे थे तो फॉरेन इन्वेस्टर्स चले गए थे बाहर, खासकर फार्मास्यूटिकल्स के बारे में जब हमने पढ़ा, याद है वो बात? यस सर। तो यहाँ पर जब डी नेशनलाइजेशन हुई तो सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स ने सोचा यार यही वक्त है, अब चलते हैं पाकिस्तान, क्योंकि पहले तो वो पाकिस्तान से चले गए थे क्योंकि सारी चीजें नेशनलाइज हो रही थी। ठीक है, उनका मार्जिन ऑफ प्रॉफिट कम हो रहा था, अब उनको लग रहा था कि मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो फॉरेन इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो रहे थे पाकिस्तान की तरफ। प्लस remittances sent from Pakistanis from abroad who went due to his policies। ठीक है ना, जो के बाहर रहते थे पाकिस्तानी, उन्होंने रेमिटेंसेस भेजना शुरू किए जो कुछ पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान से बाहर थे। अराउंड 3 to 4 बिलियन अर्नड हेल्प्ड फॉरेन एक्सचेंज। 3 से 4 बिलियन डॉलर पाकिस्तान में आने लगे रेमिटेंसेस से पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, अगर मैं सवाल करूं कि आजकल कितने आते हैं फॉरेन एक्सचेंज, ये रेमिटेंसेस पाकिस्तान में, तो किसी को पता? सर वैसे ये रेमिटेंसेस सेंट फ्रॉम पाकिस्तान अब्रॉड, ये वाला पॉइंट फिर से एक बार समझा देखो देखो तुम्हारे चचा मामू ताया जो भी हैं बाहर रह रहे हैं, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, ठीक है, वो यहाँ पे पैसे भेजते हैं अपने लोगों को। ठीक है, याद है हमने पॉपुलेशन वाला चैप्टर किया था, ई माइग्रेशन और इमिग्रेशन। तो जो लोग इमिग्रेट होके वहां गए हुए हैं वो अपनी फैमिली को यहाँ पैसे भेजते होंगे। ठीक है,
जो वो पैसे भेजते हैं वो बैंकिंग चैनल से आते हैं, तो वो बैंकिंग चैनल से जो पैसे आ रहे हैं उसको रेमिटेंसेस कहते हैं, ठीक है। वो आते डॉलर फॉर्म में, ठीक है, वो कन्वर्ट होके बंदा यहाँ निकाल लेता है, तो इससे वो पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक है उसमें फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाता है, ठीक है, बाहर के डॉलर्स आ जाते हैं, इससे आपकी जो इंटरनल बैंकिंग सिस्टम है उसको बड़ा फायदा मिलता है और आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ जाते हैं। तो वो ठीक जो ठीक ठीक पैसा ठीक। बाहर से आ रहा है वो आपकी इकोनॉमी में आपको हेल्प आउट करता है। 3 से 4 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तानी उस वक्त भेजा करते थे। आज पता है ये क्या अमाउंट है? क्या सर? इमरान खान के आने से पहले ये थी 16 बिलियन डॉलर। कितनी थी? 16 बिलियन 16 डॉलर बिलियन। कम से कम इसकी इस टाइम की तो 4 गुना थी, इस टाइम की तो 4 गुना हो गई। 4 बिलियन डॉलर को 4 बार कर दो तो 16 हो गया। इस यस वक्त सर। हो इमरान गया। खान के टाइम में, इमरान खान के टाइम में पिछले 9 या 10 महीनों से 21 बिलियन डॉलर से ज्यादा पैसे आ रहे हैं। ओहो माशाल्लाह। इतना फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है। इतना फॉरेन माशाल्लाह। एक्सचेंज पाकिस्तानी भेज रहे हैं पाकिस्तान में अपने लोगों को, अपनी फैमिलीज को, और ये उस वक्त भेज रहे हैं जब बाहर उनके हालात खराब हैं पैंडेमिक की वजह से। समझ आ रही बात? पैंडेमिक में भी वो इतना भेज रहे हैं। सोचो अगर Yes. दुनिया भर में पैंडेमिक जरा बेहतर हो जाए तो शायद ये 21 से 25 26 तक चला जाए। समझ आ रही बात? ये कितना हेल्पफुल होगा ये तुम जब ट्रेड की और वो वाली चीज पे जाओगे इंडस्ट्रीज वाले में, तब तुम्हें अंदाजा होगा। याद है बैलेंस ऑफ पेमेंट वाली बात? यस सर। ठीक है ना? यस सर। तो इससे बड़ा फर्क पड़ता है। अच्छा अब देखो आगे चलते हैं, तो इकोनॉमिक उसमें हमारे पास देखो, अब मैं अगर हाईलाइट करूं तुम्हें इकोनॉमिक्स के अंदर 3 बातें, फर्स्ट करो इकोनॉमिक्स के बारे में सवाल आ गया और वो 7 मार्क्स का आ गया कि इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी उसकी, तो क्या कहोगे? एक, डीनेशनलाइजेशन की, ठीक है। डीनेशनलाइजेशन के अंदर तुमने क्या कहना है कि गवर्नमेंट का बर्डन रिड्यूस हो गया और प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने इन्वॉल्व किया ताकि इंडस्ट्री की रीग्रोथ हो सके, ठीक है। प्लस फॉर प्रॉमिस किया कि कोई फर्दर नेशनलाइजेशन नहीं होगी। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को लगा कि यार अब नेशनलाइजेशन नहीं होगी, अब हमें जाना चाहिए इन्वेस्ट करते हैं। तीसरी चीज, तीसरा फैक्टर क्या ले सकते हो उसमें, इकोनॉमिक ग्रोथ इससे इतनी अच्छी हुई कि 6% हाईएस्ट इन द वर्ल्ड हो गई। उस टाइम के मुताबिक पाकिस्तान की ग्रोथ सबसे जबरदस्त थी, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड थी 6%। 3 से 4 बिलियन डॉलर आपके फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंसेज आ रहे थे जो आपके अब्रॉड वाले पाकिस्तानी भेज रहे थे पाकिस्तान में, ठीक है, ड्यू टू द पॉलिसीज ऑफ किसका जिक्र कर रहे हैं? ज़ियाउल हक, ठीक है। तो ये 3 4 चीजें इसके अंदर मेन हैं। अब आती है बात जो कि एक्चुअल बात है जिसकी वजह से जाना पहचाना जाता है ज़ियाउल हक को, ठीक है। ठीक है, अगर आप अपने वालिदैन में से किसी से बात करेंगे या किसी बड़े से बात करेंगे तो वो आपको बताएगा इस बारे में। जब भी कोई डिक्टेटर आता है, ठीक है, ये बात याद रखना, ठीक है, आगे पता नहीं अल्लाह ना करे पाकिस्तान में कभी आए, ठीक है, जरूरत ना पड़े, लेकिन वो आने के बाद क्या करता है? वो आने के बाद जुडिशरी को कंट्रोल करता है, क्योंकि जुडिशरी, हुकूमत चली जाती है लेकिन रियासत के कुछ कुछ इदारे होते हैं, स्टेट के कुछ इदारे होते हैं जो रहते हैं, जैसे स्टेट बैंक है वो रहेगा, ठीक है ना, पाकिस्तान रेलवेज हैं वो रहेंगी, पीआईए है वो रहेगा, और जुडिशरी के इदारे हैं वो रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि स्टेट की मशीनरी है, इसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन जब भी कोई हुकूमत करने के लिए आएगा वो उसको कंट्रोल जरूर करने की करेगा, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस मिलिट्री कोर्ट्स इवन दो ही हैड प्रॉमिस टू मेक जुडिशरी इम्पार्शियल, यानी मतलब उसने कहा मैं आके मेरिट पे करूंगा और मैं जुडिशरी को रन थ्रू नहीं करूंगा, अपनी फैसले नहीं करवाऊंगा, बट ही टाइटन द ग्रिप ऑन इट एज वेल एज द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर। ये प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर जो था ये पीसीओ के नाम से मशहूर था, ठीक है। इस चीज को किताब में ढूंढना और मुझे व्हाट्सएप करके बताना कि पीसीओ, मैं तुम्हें एक सवाल दे रहा हूं 4 मार्क्स का, व्हाट वाज पीसीओ, ठीक है। ये 4 मार्क का सवाल चाहो तो गूगल कर लेना क्लास के बाद, ठीक है। ये तुम मुझे लिख के भेजोगे व्हाट्सएप पे, ठीक है, 4 पॉइंटर्स लिख के भेजोगे इसके बारे में, ठीक है। ये किस लिए किया था उसने? ताकि वो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर के तहत सारी जुडिशरी को कंट्रोल कर सके, ठीक है, इसको पीसीओ कहते थे। which made judges take an oath and were not allowed to take a decision against Zia's government। क्या तुम्हें यहीं पे पीसीओ का एक पॉइंट मिल गया? जी सर, मतलब जिया के खिलाफ नहीं जा सकते। एग्जैक्टली
क्या यही बात कुछ अयूब खान ने नहीं की थी बेसिक डेमोक्रेसीज में कि भाई मुझे ही इलेक्ट करना है, तुम 80,000 लोग हो बेसिक डेमोक्रेसीज में, भाई मुझे ही इलेक्ट करना है, इलेक्ट कर लो, तो काइंड ऑफ इलेक्शन यस हो गया सर। था। तो यहाँ पे भी बेसिकली जब भी कोई आता है ना मिलिट्री वाला बंदा, तो पहले अपने आप को आके सिक्योर करता है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं आया हुआ होता, उसको कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट नहीं कर रहा होता, तो वो अपने आप को किसी ना किसी तरह लीगल बाइंडिंग के तहत फिक्स करता है कि कहीं कोई बात हो तो ये हो कि नहीं नहीं देखें लीगल तो है किसी ना किसी तरीके से, तो वो अब नया एस्पेक्ट लेकर आता है। तो एक नया एस्पेक्ट लेकर आए थे जिससे जजेस ये कहें कि भाई हम ओथ लेते हैं, ये आदमी ठीक है और जो ये कह रहा है ठीक है, हम राजी, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है आप किसी अपने जिससे आप राजी हैं उसके अगेंस्ट तो जा नहीं सकते आप, ठीक है। प्लस देखो यहाँ पर इस्टेब्लिश्ड इस्लामिक पार्लियामेंट मजलिस शूरा, ये जो आज की आपकी पार्लियामेंट है इसको मजलिस शूरा कहा, ठीक है। वो जगह, वो मजलिस जहां पे मुशावरत की जाए, मुशावरत मतलब मशवरे लिए जाएं, समझ आ रही बात। पार्लियामेंट में सजेशंस यस होते हैं सर। ना, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब देखो आगे बात क्या लिखी है, ओनली एडवाइजरी नो रियल पावर, पार्लियामेंट सपोर्टेड इट एंड इंक्रीज हिज सपोर्ट। पार्लियामेंट ने कहा यार बहुत अच्छी चीज है ये, ठीक है, क्योंकि उस वक्त पार्लियामेंट जो थी वो ना होने की उसकी कोई अहमियत नहीं थी, क्योंकि मिलिट्री डिक्टेटर वाज द हेड ऑफ द स्टेट और पार्लियामेंट सिर्फ एक रबर स्टैम्प थी, ठीक है। रबर स्टैम्प मतलब सिर्फ एक दिखने की पार्लियामेंट थी, उसकी कोई कोई एक्चुअल हैसियत नहीं थी, ठीक है, क्योंकि सारी पावर किसके पास थी, जियाउल हक के पास, जो कि प्रेसिडेंट और आर्मी चीफ भी था, ठीक है। ओनली एडवाइजरी था वो, ये जो भी काम किया उसने, इस्लामिक पार्लियामेंट को नाम दिया मजलिस शूरा, ठीक है। ओनली एडवाइजरी लेवल था इसका, नो रियल पावर्स दे हैड। पार्लियामेंट को अच्छा लगा कि भाई हमारे लिए बड़ा अच्छा काम हो रहा है, हाँ हाँ भाई हम सपोर्ट करते हैं और हमारी पावर इंक्रीज हो रही है, हालांकि वो इंक्रीज होने के बावजूद कुछ नहीं था। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स में आपको बहुत अच्छी चीजें मिल गई थी, लेकिन सारी पावर थी उन्हीं के पास, ठीक है ना, गोरे के ही पास थी, वो आपको एक आधी चीज दे देता था, आपको खुश कर देता था, आप खुश हो जाते थे। तो यहाँ पे भी एक छोटी सी लॉलीपॉप दे दी थी, ठीक है, कि आप जरा खुश हो जाएं पार्लियामेंट वाले। अच्छा आगे अगर हम देखें तो जुडिशरी के अंदर दो चीजें इन्होंने की, एक पीसीओ का ऑर्डर लेकर आए, ठीक है, ताकि मिलिट्री कोर्ट्स और जुडिशरी को अपने हाथ में रख सकें। दूसरा मजलिस शूरा बनाई गई, जिसका काम ये था कि वो इस्लामिक एंटिटी बन के दिखाएगी, ठीक है, लेकिन उसकी सिर्फ लिमिटेशन क्या थी, सिर्फ वो एडवाइजरी लेवल पर थी, उसके पास कोई पावर नहीं थी, ठीक है। सर ये पॉलिटिकल दोनों पॉइंट रिफॉर्म, फिर से समझाते सही, कौन सा वाला, ये वाला चेंजेस इन जुडिशरी में, चेंजेस इन पहले दोनों। जुडिशरी में मिलिट्री कोर्ट्स वाला, पीसीओ वाला, हाँ सर, पहला और दूसरा दोनों समझ दोनों गया। दोनों बता दो। देखो जब भी कोई डिक्टेटर आएगा ना, जैसे ये आए या पहले आए, वो आके अपने आप को सिक्योर करेगा, ठीक है, क्योंकि अगर कोर्ट ये कह दे कि भाई आप लीगल नहीं है, तो फिर अनार्की शुरू हो जाएगी, कुछ लोग कहेंगे नहीं हम कोर्ट के साथ हैं, कुछ लोग कहेंगे नहीं जी हम फौज के साथ हैं। तो सबसे पहले फौज आके क्या करती है, वो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए रीजन तलाश करती है। तो यहाँ जस्टिफिकेशन के लिए रीजन क्या था कि उसने मिलिट्री कोर्ट्स इंट्रोड्यूस कराया आते के साथ ही, ठीक है। इवन दो ही हैड प्रॉमिस्ड टू मेक जुडिशरी इम्पार्शियल, उसने कहा कि मैं आके जुडिशरी को आजाद रखूंगा, अपना इन्फ्लुएंस नहीं रखूंगा, लेकिन इन्फ्लुएंस रखा और ग्रिप को मजीद टाइट करने के लिए एक ऑर्डर लेकर आया, ठीक है, पीसीओ, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। इससे वो कर क्या रहा था, ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही फैक्ट डेवलप हो रहा है जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स तुम्हारे पास एग्जाम गाइड में दी हुई, ठीक है। इट वाज मेड फॉर जजेस टू टेक एन ओथ एंड दे वर नॉट अलाउड टू टेक अ डिसीजन अगेंस्ट जियाज गवर्नमेंट। इसका मतलब कोई ऐसी बाइंडिंग थी उनके ऊपर कि तुम ये ऑर्डर साइन करो तब तुम जज रहोगे, वरना भाई जाओ अपने घर, ठीक है। और जो ओथ लेगा वो अपनी जॉब पे रहेगा, जो ओथ नहीं लेगा वो दफा हो जाएगा, और अगर दफा हो गया तो भाई उसके पावर नहीं है, तो कोई अपनी जॉब तो नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना। तो हर किसी ने ओथ ले लिया, बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने नहीं लिया, ठीक है, लेकिन इससे हुआ क्या, वो और मजबूत हो गया। कौन, जियाउल हक, जुडिशियल तरीके से भी मजबूत हो गया, ठीक है। उसने दूसरा काम क्या किया, उसने स्टैब्लिश की इस्लामिक पार्लियामेंट का एक नाम दिया मजलिस शूरा, ठीक है। ये तुम इस्लामाइजेशन में भी लेकर जा सकते हो पॉइंट अगर तुम चाहो, ठीक है। इस्लामाइजेशन के लिए उसने क्या किया,
पाकिस्तान की पार्लियामेंट को कहा ये इस्लामिक पार्लियामेंट है और इसको मजलिस शूरा भी कहा जाएगा। ठीक है, मजलिस शूरा एक ऐसी जगह होती है, आमतौर पे इस नाम को डिकोड कर रहा हूँ, वो महफिल, वो मजलिस जहाँ पे मशवरा लिया जाए। तो पार्लियामेंट में सजेशंस और आती है ना सारी चीजें, एडवाइजरी होती है, लेकिन उस पार्लियामेंट के पास कोई अथॉरिटी नहीं थी। ठीक है, अथॉरिटी किसके पास थी? सदर के पास। सदर कौन? सदर को क्या कहते हैं इंग्लिश में भाई? प्रेसिडेंट। ठीक है ना? प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट, सॉरी। इट वॉज ओनली एडवाइजरी लेवल। ठीक है, पार्लियामेंट में जो भी हो रहा है उससे बस कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन पार्लियामेंट वाले खुश थे कि यार हमारा लेवल बढ़ गया, हम एक लेवल ऊपर आ गए। ठीक है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन बाहर की दुनिया में ये फर्क पड़ रहा था कि इस्लामाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखो दो चीजें तुम्हारे पास आने वाली हैं आगे। एक आने वाला है पॉलिटिकल रिफॉर्म। ठीक है, पॉलिटिकल रिफॉर्म में उसने की 8th अमेंडमेंट। ठीक है, 8वीं तरमीम। 8th अमेंडमेंट मतलब 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस की, इस चेंजेस का नंबर है 8वां। ठीक है, 8th अमेंडमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन में। इससे क्या हुआ? इट गेव प्रेसिडेंट एक्सटेंसिव पावर्स। प्रेसिडेंट को बहुत जबरदस्त पावर्स मिल गई। ही कुड डिसमिस द पीएम प्लस द कैबिनेट। सुनते जाओ और समझते जाओ। प्रेसिडेंट के पास ताकत आ गई कि वो छुट्टी कर सकता है प्राइम मिनिस्टर की और पूरी कैबिनेट की, कि चलो जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं पसंद या तुम्हारा काम नहीं पसंद। समझ आ रही बात? कुड डिसमिस द असेंबली ऑल्सो, पूरी असेंबली को घर भेज सकता है। मतलब पार्लियामेंट को कहेगा चलो जरूरत ही नहीं तुम्हारी, मैं दोबारा इलेक्शन करा रहा हूं। समझ आ रही बात? यहां तक समझ आ रही तो बताओ भाई, नहीं आ रही समझ तो मैं अभी बताऊं दोबारा। आ गई सर। गवर्नमेंट ऑफ जुनेजो वॉज मेयर पपेट। एक साहब थे जुनेजो जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, यहां पे उनका जिक्र आ रहा है। गवर्नमेंट ऑफ जुनेजो वॉज अ मेयर पपेट। सिर्फ ऐसे ही, जैसे मैंने अभी पहले का एडवाइजरी लेवल पे थे, कोई रियल पावर नहीं थी, तो बस वो ऐसे ही टचअप के लिए थे, कॉस्मेटिक लेवल की पार्लियामेंट थी। ठीक है, मेनी पीएम्स वर डिसमिस्ड फॉर लेम रीजंस, दस स्ट्रेंथेंड हिज रूल। बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स की छुट्टी कर दी एवं रीजंस के थ्रू, इससे उसकी ताकत बढ़ती गई। समझ आ रही बात? अगर कोई किसी को निकाल देगा तो बात दूसरी तरफ क्या होगी? एक तो बात यह है ना कि किसी को निकाल दिया, दूसरी तरफ क्या होगी? यार उसके पास इतनी ताकत है कि उसने फलाने को निकाल दिया। समझ आ रही बात? इंपैक्ट दूसरी तरफ से क्या आएगा? यार ही इज सो मच पावरफुल दैट ही हैज जस्ट टेकन आउट दिस गाय। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ जुनेजो वाज मेयर अ पपेट। Many prime ministers were dismissed for a lame reason, thus strengthens the rule of Ziaul Haq. President misused this power too often in the future and dismissed the elected governments. अब ये आगे का पॉइंट आ रहा है, ये आगे का पॉइंट आ रहा है तुम्हारे आगे के टॉपिक का। मैं नहीं पढ़ रहा, पढ़ो और मुझे बताओ। मैं नहीं पढ़ रहा सर आखिरी पॉइंट पढ़ो, ये पॉलिटिकल रिफॉर्म का, जहां माइनस। सर हाँ बोलो। नवाज सर ये शरीफ और देखें, मिनाज को निकाल दिया था। बात सुने अभी। हाँ। क्या कहते हैं, ये आपके खुद के नोट्स हैं या किसी और के? यार ये AO लेवल के नोट्स हैं, मेरे नहीं, मेरे जाती सर नहीं। उनकी लगता है नवाज शरीफ से बहुत अच्छी दोस्ती थी। ये देखें, लिखा है क्यों नवाजू? नवाजू। नवाजू यार था इनका। that is a typographical error but in a funny way। और नवाजू वो आप जब जाते ना किसी मैकेनिक की दुकान पे तो वो आवाज लगाता है छोटे, तो ये that kind of a word here। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर द लाफ्टर। सर हाँ सर ये क्या कहते हैं, अभी ऑनलाइन आप रखेंगे? नवाज शरीफ देख के गुस्सा ना आ जाए उसको। वो वैसे ही गुस्सा है आजकल, क्यों निकाला करता रहता है। अच्छा, वैसे उसके बाद बड़ी तंग होने के लिए और भी बहुत सारी चीजें, खान साहब काफी है उसके लिए। अच्छा, प्रेसिडेंट, अच्छा देखो ये वाला पॉइंट मैं नहीं पढ़ रहा, तुम देखो इसमें पॉइंट में क्या बात है, ये तुम्हारे आगे का पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट ने कुछ पावर्स दी जो कि फ्यूचरिस्टिक चीजों को बता रहा है वो तुम्हें। जरा देखो और बताओ, राज और राफे के अलावा, आई वांट एनीवन टू कमेंट ऑन दिस पॉइंट। प्रेसिडेंट मिसयूज दिस पावर टू ऑफन इन द फ्यूचर। किस बारे में बात हो रही है? हमारे अगले टॉपिक के बारे में बात हो रही है। देखो, यस सर। बेनजीर को 1990 में
इसी पावर के थ्रू डिसमिस किया। उस वक्त ज़ियाउल हक साहब इंतकाल फरमा चुके थे, ठीक है, 1989 में शहीद हो गए थे। लेकिन 1990 में ये कानून तो मौजूद था और 1993 में भी ये कानून मौजूद था। इसका मतलब उस वक्त के प्रेसिडेंट ने ये वाली ताकत इस्तेमाल की। कौन सी वाली? जो तुम ऊपर पढ़ रहे हो, प्लस में लिखा है 8th अमेंडमेंट के नीचे। क्या है वो पावर? जल्दी से देखो। gave president excessive powers. पीएम और उसके कैबिनेट और उसके साथ असेंबली को साथ डिसमिस करना। ये जो पावर है, ये जो पावर है, इस पावर को क्या कहते हैं? पॉलिटिकल रिफॉर्म। और गेव के ऊपर देखो लिखा हुआ है कुछ नंबर। 8th amendment. अब याद रहेगी 8th अमेंडमेंट। 8th अमेंडमेंट वो बला थी जिसकी वजह से ज़ियाउल हक ने भी बहुत सारे लोगों की छुट्टी की, और ज़ियाउल हक के मर जाने के बाद बेनजीर और नवाज शरीफ की गवर्नमेंट भी इसी वजह से गई, ठीक है, और ज्यादा क्योंकि लोगों की प्रेसिडेंट के पास होली सोली एक पावर थी, ठीक है। आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, घर जाएं। आपके ऊपर करप्शन है, घर जाएं। अगर आपके पास कोई और मसला है, घर जाएं। आपकी शक्ल अच्छी नहीं है, घर जाएं, फॉर अ रीजन, ठीक है, कोई भी मसला हो। इस चीज को इस्तेमाल किया गया। आखिर में देखो लिखा गया 1993 के बाद, 10 पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इंक्रीज बाय दिस अमेंडमेंट्स। समझ आ रही बात? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई, ठीक है। अब तुम Yes, sir. देखो यहाँ पे 1990 और 93 का फ्यूचरिस्टिक बात की है, ठीक है ना। 1989 में इंतकाल हो गया उनका, शहीद हो गया वो। लेकिन यहां पर तुम्हारे पास फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात हो रही है। देखो क्या 1979 में रशियन इन्वेजन के बारे में बात हो रही है? हो रही है। हो रही है। 1979 में रशिया इन्वेडेड दी अफगानिस्तान, ठीक है, जंग शुरू हो गई, ठीक है। इस जंग में मैं तुम्हें यहाँ पे बता इसलिए रहा हूं ताकि तुम्हें अफगान मिरेकल का हवाला आ जाए। देखो तुम्हें वाई वॉज ज़िया अनपॉपुलर में पहला लफ्ज अफगान मिरेकल लिखा देखो। जी सर। तो लिखा है। अब ये अफगान मिरेकल की कहानी क्या है भाई? तुम्हारे बराबर वाले घर में आग लग गई थी, ठीक है, और वो आग क्या लगी? जंग शुरू हो गई, ठीक है। तुम्हारा था मुसलमान मुल्क बराबर, तुम एज अ मुस्लिम कंट्री उसको सपोर्ट करना चाह रहे थे, लेकिन तुमसे ज्यादा तगड़ा पहलवान रशिया मौजूद था जिसको तुम नहीं हैंडल कर सकते थे अकेले। तो तुम्हें सपोर्ट किसने की? अमेरिका ने, ठीक है। तुम्हें पैसे भी दिए, ठीक है, तुम्हें आर्म्स भी दिए, ठीक है, और तुम्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दी। लॉजिस्टिक सपोर्ट सप्लाई करने के लिए ट्रक्स, एम्युनिशन, ये सारी चीजें, ठीक है। इसका मतलब तुम्हारी अमेरिका से बहुत अच्छी दोस्ती होगी। अब यहां पर देखो अगला प्लस पॉइंट क्या है फॉरेन पॉलिसी में। अग्रीड टू हेल्प यूएस लॉट्स ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ इकोनॉमी, मिलिट्री। इट वॉज द समिट ऑफ पाक यूएस रिलेशंस। समझ आ रही बात? देखो यहां पर तुम्हें रशियंस के अगेंस्ट जाने के लिए अमेरिका कह रहा है तुम कुछ भी मांगो हम दे देंगे, क्योंकि तुम हमारे दुश्मन के खिलाफ लड़ोगे, ठीक है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की जंग में रशिया के अगेंस्ट अमेरिका की साइड ली और अफगानियों को सपोर्ट किया कि वो रशियंस को भगा दें, और बहुत साल लगे इसमें, ठीक है। वो जंग चलती रही, ऑलमोस्ट 10 साल चली, और हम पिछली बारी में पढ़ चुके हैं कि वो 10 साल जब जंग चली तो रशिया में इवेंचुअली रशिया टूट गया था। याद है हमने मैप देखा था जिसमें बहुत सारे मुल्क थे, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, हमने जिक्र किया था उसका लास्ट सेशन में। किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, एग्जैक्टली बहुत सारी स्टेट्स निकल कर आ गई थी। बहुत बड़ा रशिया था, वो टूट गया। यूएसएसआर था, वो टूट गया, आज वो रशिया है, ठीक है। तो इसमें फॉरेन पॉलिसी में क्या पॉइंट है? रशियंस के इन्वेड करने की वजह से पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस अच्छे हुए, क्योंकि रशियंस और अमेरिकन के रिलेशंस अच्छे नहीं थे, तो अमेरिकन ने पाकिस्तान को यूज किया अफगानिस्तान की वॉर के लिए, और इस यूजेज के लिए पाकिस्तान को हैफ्टी अमाउंट डॉलर्स में भी मिल रहा था एड के थ्रू, ठीक है। प्लस इकोनॉमी भी अच्छी हो रही थी, मिलिट्री भी अच्छी तगड़ी हो रही थी, क्योंकि ट्रेनिंग्स हो रही थी, कोऑपरेशन हो रही थी, कोलैबोरेशन हो रही थी, ये सारी चीजें। जी सर, इस टाइम पे जब मतलब रशियन मतलब हम उनसे लड़ रहे थे, मतलब पाकिस्तान ने साइड ली थी, तो ज़ियाउल हक जिंदा थे? यस, ज़ियाउल हक उस वक्त सदर थे। ज़ियाउल हक 1989 में शहीद हुए। ये 1979 की बात हो रही है, 10 साल पहले की। इस वक्त नए नए आए थे ज़ियाउल हक, 2 साल हुए थे सिर्फ, ठीक है ना, 78 और 79। अब इससे और क्या पॉइंट निकलता है फॉरेन पॉलिसी में?
सर इम्प्रूव, हाँ बोलो बेटा। यहाँ यहाँ पे क्या कहते हैं, रशियन के साथ वॉर हो रही है या अफगानिस्तान से? देखो मैं तुम्हें सिंपल सी एक बात बताता हूँ, वॉर पाकिस्तान की नहीं हो रही, ठीक है, वॉर हो रही है रशियंस की अफगानिस्तान में कूदने के बाद अफगानियों से, ठीक है, ठीक है। ठीक है। पाकिस्तान का खतरा ये था, पाकिस्तान एज अ पाकिस्तानी, पाकिस्तान को खतरा ये था कि अफगानिस्तान को अगर रशिया ने जीत लिया तो वो आ रहे हैं वार्म वाटर्स के लिए, और वार्म वाटर कहाँ है, बलूचिस्तान से नीचे, अरेबियन जहां सी। गवादर है। तो आपने अपना मुल्क सेव करने के लिए जो लड़ाई आपने बाद में बलूचिस्तान में लड़नी थी, आपने वो पहले लड़ाई अफगानिस्तान में ही शुरू कर ली ताकि आप अफगानिस्तान की मदद करें, उनको वहीं रोक लें। इट वॉज अ स्ट्रेटेजिक मूव। समझ आ रही बात? ताकि बजाय, उनसे रिलेशंस भी और बेहतर हो जाए, और तो और वो गवादर भी बच जाए। हाँ, और वो हुआ भी यही, इवेंचुअली हुआ भी यही ना। वो फिर वहां पे फंस के रह गए, उनकी इकोनॉमी क्रैश हो गई, वो मुल्क टूट गया, आज आपका गवादर सिक्योर है, ठीक है। वरना अगर रशिया इतनी बड़ी कंट्री थी कि वो अफगानिस्तान को ऐसे चुटकी बजा के कर सकता था, लेकिन विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान यूएस ने कोशिश की कि वो खुद ना लड़े लेकिन किसी से लड़वाए। तो पाकिस्तान ने भी खुद नहीं लड़ा, पाकिस्तान ने अफगानी जो लोग थे उनको मदद फराहम की, ठीक है, उनको ट्रेन किया, टेक्निकल असिस्टेंस दी, ताकि, और गन्स वगैरह भी। हाँ, क्योंकि वो यूएस दे रहा था, ठीक है ना, क्योंकि वो यूएस दे रहा था, सर ठीक है। आज हमारी अफगानिस्तान के साथ इतने अच्छे रिलेशंस तो नहीं है ना? नहीं, आज नहीं है, उसकी वजह, और वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इस क्लास के बाद, ठीक है। ओके। उसकी एक वजह है, वो ये कि एक टाइम में जब रशियन से वॉर हो रही थी तब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को सपोर्ट किया, और वहां पे तालिबान नाम के कुछ लोग बाद में निकल आए जो कि स्टूडेंट्स थे, बेसिकली तालिब इल्म को जमा करके अगर बोला जाए तो तालिबान बनता है, ठीक है। तो वो जो तालिबान थे, जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने वहां पे विक्ट्रीज हासिल करना शुरू की, और उनसे पाकिस्तान के बहुत अच्छे टाइज थे। ये वही लोग थे जिनको पाकिस्तान ने और अमेरिका ने ट्रेन किया लड़ने के लिए अगेंस्ट दी यूएसएसआर, ठीक है, रशिया के अगेंस्ट, और कामयाबी से उनको हरा दिया। लेकिन कुछ साल बाद जो आपने उसामा बिन लादेन का नाम सुना होगा, कुछ साल बाद ऐसा हुआ कि टेबल टर्न हो गया, ठीक है। और वो टेबल जब टर्न हुआ तो यही लोग जो आपके दोस्त थे, अमेरिका ने इनको फ्रेम किया कि नहीं ये अब आपके दुश्मन, ठीक है। तब आपकी वो वॉर ऑफ टेरर शुरू हुई, ठीक है, और उसमें बहुत डिफरेंट चीजें हैं, बहुत डिफरेंट, तो अभी उनका जिक्र करेंगे तो आप फंस जाएंगे, ठीक है। तो अभी सिर्फ आप ये समझें कि 1979 में रशिया ने अफगानिस्तान पे हमला किया, पाकिस्तान ने ये सोचा कि इस वक्त हमें अपने मुल्क की मुस्लिम मुल्क की मदद करनी चाहिए, अमेरिका ने उसमें आपकी मदद की, क्योंकि अमेरिका का उसमें क्या इंटरेस्ट था, अमेरिका का दुश्मन था रशिया। तो अमेरिका ने सोचा दुश्मन को फंसाने के लिए पाकिस्तान को फंड करते हैं, पाकिस्तान अपने दोस्त की मदद करेगा अफगानिस्तान की, हमारा फायदा होगा। इवेंचुअली हुआ भी यही। तो पाकिस्तान को कहां कहां उन्होंने फायदा दिया, उन्होंने मिलिट्री में असिस्टेंस दी, उन्होंने इकोनॉमिक असिस्टेंस दी, ठीक है, और पाकिस्तान और यूएस रिलेशंस इंप्रूव हुए, ठीक है। ये रिलेशनशिप्स improved relationship with the Pakistan as they gave shelter to 3 million refugees who fled to Pakistan to escape the war। याद है हमने ज्योग्राफी में पॉपुलेशन में पढ़ा था कि 3-4 मिलियन लोग आ गए थे, रेफ्यूजी क्राइसिस के तौर पे पढ़ा था हमने, याद है कि पॉपुलेशन एकदम कैसे बढ़ती है, याद है भाई? बिल्कुल, इमाइग्रेट होके आ गए थे। तो ये वही वाला पॉइंट है, ठीक है। अब जल्दी से, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं, ये तुम 3 चीजें पढ़ो यहां। वाई वॉज दे अनपॉपुलर, मुझे एक एक फीडबैक चाहिए सबसे जो क्लास में मौजूद है। एक फीडबैक फैक्टर एक कोई देगा, दूसरा देगा, तीसरा देगा। वाई वॉज जुनेजो डिसमिस बाय जिया इन 1988, इसके बारे में भी 3 फैक्टर्स हैं, जल्दी से देखो और उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है ओजड़ी कैंप, मैं तुम्हें दूसरा सवाल भी दे रहा हूं, व्हाट वाज ओजड़ी कैंप इंसिडेंट। ये 2 सवाल तुमने मुझे व्हाट्सएप पे भेजने हैं, एक पीसीओ वाला और एक ओजड़ी कैंप वाला, ठीक है, मैं लिख के भी भेज दूंगा। जल्दी से देखो इन 2 सवालों को, मैं पानी पीकर आ रहा हूं, हमारे पास सिर्फ 9 मिनट है, ठीक है। इन 2 सवालों को करने के बाद हमने इस सवाल पर जाना है, ठीक है। तो जरा अपनी स्पीड अच्छी रखना, ठीक है। मैं सारी चीज बता चुका हूं, सारी चीजें रिपीट हो रही होंगी इसमें,
जल्दी से देखो, ठीक है। हाँ जी, हो गए। हाँ जी, why was they unpopular? Who will give me the feedback regarding this? मैं दे दूं हाँ बिल्कुल, गो अहेड, जल्दी जल्दी। सर। सबसे पहले जो अफगान मेरेकल हुआ था और यूएस ने क्या कहते हैं पाकिस्तान के ज़रिए अफगानिस्तान को क्या कहते हैं बहुत वेपन्स वगैरह फराहम किया था अगर एशिया को हरा सके, तो उसमें क्या कहते हैं उसकी वजह से टेररिज्म ज़्यादा इंक्रीज हो गया, क्योंकि अफगानीज के हाथ में वेपन्स आ गए थे, तो वो पाकिस्तान में भी टेररिज्म यहाँ पे लेकर आ गए और क्राइम रेट इंक्रीज हो गया, ड्रग यूज़ भी बढ़ गया। उसके अलावा जो तीन उसके उसके बाद जो 3 से 4 मिलियन रेफ्यूजीज जो पाकिस्तान आए थे, अफगान रेफ्यूजीज रशियन वॉर के बाद, वो क्या कहते हैं बलूचिस्तान में आ गए थे, और बलूचिस्तान इस वजह से मतलब रिसोर्सेज में वैसे ही कम है, तो और ज़्यादा अनाय हो गया था, गुस्सा आ गया था कि यहाँ पे क्यों भेजा, और इसकी वजह से मतलब प्रोविंसेस और ज़िया और बलूचिस्तान के बीच में डिसयूनिटी हो गई थी आगे चलो। बलूचिस्तान के लोगों से। उसके बाद जब अफगान मेरेकल ख़त्म हो गया, तब इनके पास कोई फाइनेंशियल एड नहीं थे पाकिस्तानीज़ के पास, इनके पास ज़्यादा पैसा भी नहीं था कि वो रेफ्यूजीज़ का ख्याल रख सकें। इसका मतलब ज़िया की अनपॉपुलैरिटी की 3 वजह: अफगान मिरेकल की वजह से, अफगानिस्तान की जंग की वजह से, पैसे आने की वजह से, मिलिट्री असिस्टेंस होने की वजह से, आपके बॉर्डर पर जो चीज़ें जा रही थी अफगानिस्तान, उसमें बहुत सारी गन्स थी, ठीक है, एमुनेशंस थे, वो इधर उधर स्मगल होकर आपके जो क्राइम वाले लोग थे उनके पास हाथ लग गई। उससे ड्रग्स का कल्चर शुरू हुआ, क्राइम का रेट बढ़ना शुरू हुआ। इस वजह से पॉपुलैरिटी डाउन हुई ज़िया-उल हक की, पहली चीज, ठीक है, क्योंकि बराबर में जंग हो रही थी तो बहुत सारे लोग भाग के इधर आ गए, ठीक है, उसमें बुरे लोग भी थे, तो वो बुरे लोग ये ड्रग्स और गन्स और क्राइम का काम करते थे, ठीक है। फिर NWFP हैड टू बेयर अफगान रेफ्यूजीज, बहुत ज्यादा लोड आ गया था, तो बलूचिस्तान वाले जरा नाराज थे इससे, ठीक है, क्योंकि उन पे भी बर्डन आ रहा था। दस डिसयूनिटी इन सपोर्ट, तो बलूचिस्तान वाले नाराज थे, वो कह रहे थे नहीं हम नहीं लेंगे इन रेफ्यूजीज को, ठीक है, उनके पास पहले ही इतनी सपोर्ट नहीं थी, आपको पता है बलूचिस्तान का क्या हाल था उस जमाने में, अभी भी कैसा है, तो उन्होंने इससे मना किया। प्लस जब एंड ऑफ अफगान मिरेकल हुआ, तो अफगान मिरेकल की वजह ही से तो एड मिल रही थी, ठीक है ना, इंपोर्ट्स ज्यादा अच्छी हो रही थी, ठीक है, और इकोनॉमी अच्छी चल रही थी, मिलिट्री असिस्टेंस थी, एड आ रही थी इकोनॉमिक। तो जब अफगान मिरेकल ही एंड हो गया तो किधर आएगी सपोर्ट अब? तो जब एड आना बंद हो गई तो फिर वो जो 3 मिलियन 4 मिलियन लोग थे उनको कौन संभालेगा? तो ये वो अनपॉपुलैरिटी थी, ये वो फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ज़्यादा अनपॉपुलर हुआ, ठीक है। और यूएस ने पाकिस्तान को कटाया कहाँ, हाँ, चाइना फिर काट दिया, फिर काट दिया। इसके जब वो सैटरडे नाइट वाला सेशन रखेंगे ना, मैं बताऊंगा कैसे टोपी ड्रामे किए थे उन्होंने, लिटरली लिटरली, और फिर बताऊंगा आज क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखो तुम्हारे पास यहां पर एक सवाल है, ठीक है, ये बताओ कि व्हाई वाज जुनेजोज गवर्नमेंट डिसमिस्ड बाय जिया इन 1988? एक जुनेजो कॉल्ड एन ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंसेस एज दिस मेंट सिविल गवर्नमेंट वाज एक्टिंग इंडिपेंडेंटली। तो आपको पता है सारी ताकत तो ज़िया-उल हक के पास थी, और पार्लियामेंट तो एक ऐसे ही डमी सी पार्लियामेंट थी, ठीक है ना। तो ये चीज बुरी लगी होगी ज़िया-उल हक को कि भाई
मैं जब प्रेसिडेंट मौजूद हूं तो ये जुनेजो साहब कौन होते हैं ये सारी चीजें करने की, ठीक है ना। आपको एक छोटा सा वो बनाया हुआ है, आप वैसे ही बन के रहो, हो सकता है उसकी वो हर्ट हुई हो। तो जुनेजो कॉल्ड एन ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंसेस एज दिस मेंट सिविल गवर्नमेंट वाज एक्टिंग इंडिपेंडेंटली। इसका मतलब जियाउल हक के अलग या जियाउल हक के खिलाफ जा रहा था वो, ठीक है। जुनेजो डिड एन इंक्वायरी टू ओजड़ी कैंप इंसिडेंट, इसको सर्च करके बताना मुझे, 4 मार्क का सवाल है, ठीक है। with intention to blame those who were involved in it, ठीक है, meant Zia could be punished as army staff chief, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था ना वो, साथ साथ प्रेसिडेंट भी था। तो ओजड़ी कैंप का जो भी इंसिडेंट था, ठीक है, ये पता करना क्या था, 4 मार्क का सवाल है तुम्हारा। और इसका मतलब ये था कि अगर फौज इन्वॉल्व है तो फौज का सरबराह कौन है, आर्मी चीफ। आर्मी चीफ कौन था, जियाउल हक। तो इसका मतलब अगर फौज की गलती होती तो सिविल गवर्नमेंट कहती जनाब फौज की गलती है और फौज के सबसे बड़े आदमी को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो वो रिस्पॉन्सिबल कौन होता, जियाउल हक। तो जियाउल हक को तो अच्छा ना लगता, वो तो प्रेसिडेंट भी था, सारी पावर तो उसके पास थी। दैट इज वाई, आखिर में पॉइंट क्या आ रहा है तुम्हारे पास, said Junejo's government was not promoting Islamic practices and was corrupt। अब आखिर में ये कह के निकाल दिया गया कि वो प्रोमोट नहीं कर रहा था इस्लामिक प्रैक्टिसेस एंड द गवर्नमेंट वाज करप्ट। ये किस चीज से निकाला होगा, क्या वो पॉइंट आप जानते हैं कि वो कौन सा पॉइंट होगा जिससे इसको निकाली होगी गवर्नमेंट? क्या यहाँ स्क्रीन पर आपको पॉइंट नजर आ रहा है? Can you see the power which the अमेंडमेंट, 8th amendment? Wonderful, wonderful। समझ आई बात, कैसे कोई पावर, कोई ऑर्डिनेंस, कोई ताकत इस्तेमाल हुई, 8th अमेंडमेंट के थ्रू निकाला होगा इसको, ठीक है। क्योंकि आप 8th अमेंडमेंट में पढ़ चुके हैं कि गवर्नमेंट जुनेजो की सिर्फ पपेट थी, मेनी प्राइम मिनिस्टर वर डिसमिस्ड फॉर लेम रीजंस। तो ये लेम रीजन यहाँ पे दिया उन्होंने कि जी वो प्रोमोटिंग इस्लामिक प्रैक्टिसेस नहीं थे, तो हमें तो ऐसी गवर्नमेंट नहीं चाहिए, हम अपनी लेंगे दोबारा, ठीक है। तो ये 3 रीजंस हैं। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और हम यहां से शुरू करेंगे, ठीक है। हमारे पास आखिरी मिनट है, मैं यहां से शुरू जरूर करूंगा नेक्स्ट क्लास में, लेकिन इस वक्त आप ये 3 पॉइंट्स देख लें। जैसे ही ये 3 पॉइंट्स आप देख लेंगे क्लास वुड बी ओवर और आज का सेशन कुछ देर बाद मैं अपलोड कर दूंगा फिर यूट्यूब पे इंशाल्लाह। और फिर हम जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हम देखेंगे इस सेक्शन को, इलैबोरेशन में देखेंगे, और हम फिर जाएंगे बेनजीर भुट्टो रूल 1988 से ऑनवर्ड्स हमारे पास जाना है। 1990 में एक रूल देखेंगे बेनजीर का, फिर नवाज शरीफ का देखेंगे, और फिर हम इवेंचुअली 2000 तक की सारी कहानी देखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि 2000 तक का ही हमारा कोर्स है जब मुशर्रफ ने टेक ओवर किया, ठीक है। ये देख लो सवाल, वाई जिया इंट्रोड्यूस इस्लामाइजेशन। भुट्टो ने जो मेजर्स लिए थे उसका काउंटर था एक, प्लस जिया ने इस्लामिक पार्टीज को साथ मिलाया, ठीक है, अपनी सपोर्ट के लिए, 2 पॉइंट हो गए।